नमस्कार मित्रों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बाल विकास के अलावा पर्यावरण से भी संबंधित है, यानी कि एक पंथ और दो काज। जी हाँ, आनुवांशिकता का हम यहाँ पर आज वर्णन करेंगे, समझेंगे इसके बारे में। ये आपका बाल विकास के अंतर्गत भी आएगा। और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य की, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, एस टेट, रीट या फिर बाकी राज्य के जो टेट्स हैं, वहाँ की आप प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो पर्यावरण का जो 30 नंबर का पोर्शन होता है वहाँ पर आपको आनुवांशिकता टॉपिक भी मिलता है सिलेबस के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से ये समझ लेते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं, वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो ये आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और लास्ट में हम इससे संबंधित क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता क्या है? जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर स्थानांतरण तथा अभिव्यक्ति का अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है। अब अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो माता पिता से उसकी जो संतान में जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण पहुँचते हैं, ऐसे गुण जो बच्चों में माता पिता के माध्यम से पहुँचते हैं, वो गुण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक गुण। कौन से गुण कहलाते हैं? आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। और इन आनुवांशिक गुणों का जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उस शाखा को क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स या आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का जनक या फिर पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने आनुवांशिकता के बारे में डिटेल से एनालिसिस किया, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको उजागर किया। तो मेंडल को आनुवांशिकता का पिता या जनक कहा जाता है। मेंडल जो हैं वो ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि एक और देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे मेंडल। और ये छोटे से गांव में एक किसान परिवार में, एक गरीब किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं हो पाई। लेकिन इन्होंने सेल्फ स्टडी की और उस माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और आज ये आनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं, कहे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का साहस है, कॉन्फिडेंस है और लगन है, रुचि है, तो आप जो आपके पास में अभाव हैं उनमें रहकर भी आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसा कि मेंडल ने किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। आनुवांशिकता क्या है? माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके संतानों में जो गुण पहुंचते हैं उन गुणों को क्या बोला जाता है? आनुवांशिक गुण। और आनुवांशिक गुणों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं हम आनुवांशिकता। ये प्रमुख रूप से विज्ञान की एक शाखा है। चूँकि यहाँ पर हम बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और पर्यावरण में भी हम अपने चारों ओर के आवरण का अध्ययन करते हैं, तो आपका पर्यावरण और बाल विकास में आनुवांशिकता समाहित होती है। तो जीन्स क्या कहलाते हैं? अब हम जीन्स को पढ़ने से पहले एक बात और समझ लें कि गुणसूत्र क्या होते हैं। देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण पहुंच रहे हैं वो जिन माध्यमों से पहुंचते हैं वो हैं गुणसूत्र। अच्छे से समझते चलना है आपको। गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऐसे गुण जो आनुवांशिकता में सहायक होते हैं, जो माता पिता से उनके संतान में गुण पहुंचाते हैं, गुण पहुंचाने का काम करते हैं, उन कारकों को क्या बोला जाता है? गुणसूत्र बोला जाता है। अब गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो जीव जंतुओं में अलग अलग होती है। अगर हम मनुष्य जाति की बात करें, मनुष्य जाति के अंतर्गत हम आते हैं मानव, चाहे वो मेल हो या फीमेल, नर हो या फिर मादा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। यानी कि एक व्यक्ति में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें अगर हम बात करें नर और मादा की, तो नर और मादा, नर में भी 46 गुणसूत्र होते हैं मेल में, और मादा जो होती है, मादा में भी कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर अंतर क्या होता है?
ये जो गुणसूत्र होते हैं दो दो के जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, नर में भी और मादा में भी। अगर हम इन बात करें नर के 23 जोड़े तो 22 जोड़े एक समान होते हैं। नर के और मादा के 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो नर का होता है XY, जबकि मादा का क्या होता है XX। XY का मतलब होता है लड़का और XX का मतलब होता है लड़की। तो जो 23वां जोड़ा है उसके माध्यम से संतान के लिंग का निर्धारण होता है कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो इस 23वें जोड़े के गुणसूत्र को क्या बोला जाता है? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र। तो आप समझ गए होंगे कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र एक प्रकार की संरचना है, धागेनुमा संरचना होती है जो संतानों में माता पिता के गुण पहुंचाने का काम करती है, वंशागति या वंशानुक्रम का काम करती है। अब गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र जो है वो मनुष्य की जो कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, सेल। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका जो है, कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान से समझना है आपको। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका में अंदर पाया जाता है केंद्रक, सबसे बीच का भाग, और उस केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र का काम क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को पहुंचाना। माता पिता के गुण संतान में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? गुणसूत्र। और कितने होते हैं? 46, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्र के माध्यम से गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते तो हैं, लेकिन किस वजह से पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं जीन्स की वजह से। जीन्स को हम बहुवचन में पढ़ें तो जीन्स बोला जाता है, और अगर हम एक वचन में पढ़ें तो इसमें सा हटा दिया जाता है, इसको बोला जाता है जीन। क्या बोला जाता है? जीन। तो गुणसूत्र की इकाई को हम जीन बोलते हैं, मतलब कि जीन ही वह कारक है जिसके माध्यम से माता पिता के गुण उनकी संतानों में पहुंचते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जीन क्या है? जीन सबसे छोटी इकाई है गुणसूत्र की, जो एक प्रकार के कारक हैं, एक प्रकार के जो माता पिता से बच्चों में गुण पहुंचते हैं, वो किसके माध्यम से पहुंचते हैं? जीन के माध्यम से। और उनको पहुंचाने का काम कौन करता है? गुणसूत्र काम करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस किया गया जीन का और गुणसूत्र का। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। वंश क्या कहलाता है? वंश मतलब कि एक प्रकार का परिवार जिसमें हमारे पूर्वज भी होते हैं और हमारे जो अगर छोटे बच्चे हैं घर में वो भी आते हैं, तो एक वंश कहलाता है वो पूरा, उसमें एक पूरी फैमिली आती है। तो वही चीज़ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचते हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं? वंशागत लक्षण कहलाते हैं। माता पिता से वंशागत लक्षणों के संतान में जाने के बावजूद संतान में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से एकदम भिन्न होते हैं, इन्हें विभिन्नताएं कहा जाता है। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से संतति में रूप, रंग, स्वभाव तथा अन्य लक्षणों के आने को भी आनुवांशिकता कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों की बात कही गई है, एक होता है वंशागत लक्षण और दूसरा होता है विभिन्नता। वंशागत लक्षण कौन कहलाते हैं? जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं माता पिता के माध्यम से, उनके संतानों में जो गुण पहुंचते हैं उनको क्या बोला जाता है? वंशागत लक्षण। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी गुण माता पिता के उसकी संतान में पहुँचें। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि माता पिता से कुछ अलग लक्षण उनके संतानों में पाए जाते हैं, तो ये जो अलग लक्षण होते हैं उनको क्या बोला जाता है? विभिन्नताएं, जो कि देखने में आती हैं। बहुत से यहाँ पर केसेज मिलते हैं जिसमें बहुत से गुण जो है संतान के माता पिता से मिलते हैं, तो वो गुण क्या कहलाते हैं? वंशागत लक्षण। और वो गुण जो कि माता पिता से मेल नहीं खाते हैं उनको क्या बोला जाता है? विभिन्नता बोला जाता है। अब आगे आते हैं, लिखा हुआ है वनस्पतियों तथा प्राणियों
दोनों में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण है। देखिए, केवल हम अगर आनुवांशिकता का यहाँ पर वर्णन करें तो ये केवल मनुष्यों का गुण नहीं है, बल्कि जीव जंतुओं के अलावा पेड़ पौधे और जो वनस्पति होते हैं उनमें भी ये आनुवांशिकता का गुण पाया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के कुछ लक्षण आनुवांशिक होते हैं, कुछ वातावरण तथा परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है कि कुछ लक्षण कैसे होते हैं, आनुवांशिक, यानी कि जो माता पिता के माध्यम से संतानों में पहुँचते हैं। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संतान जो है वो माता पिता के द्वारा जन्म से सीख कर नहीं आते हैं, बल्कि वो रियल लाइफ में वातावरण में पर्यावरण में रहकर सीखते हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के कारण सीखते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं लक्षण, वातावरणीय लक्षण या वातावरणजन्य लक्षण। ठीक है, तो दो चीज़ों से विकास होता है संतान का या बालक का, एक आनुवांशिक गुणों से और दूसरा वातावरण संबंधी गुणों से। आगे बढ़ते हैं। अपने जैसी संतान उत्पन्न करना सभी जीवों का प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी के जीवों से अगली पीढ़ी के जीव उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रत्येक जीव जाति का वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यह लक्षण माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी के जीवों से दूसरे पीढ़ी के जीवों में वंशागत होते हैं। एक पीढ़ी के जीवों से दूसरी पीढ़ी के संतति जीवों में वंशागत होने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने की क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। वीडियो स्टार्ट होते समय ही हमने ये बात डिस्कस की हुई थी कि ऐसे सभी गुण जो माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो गुण क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, ये क्रिया क्या कहलाती है, आनुवांशिकता कहलाती है, या इंग्लिश में हम कहें तो जेनेटिक्स बोला जाता है। और आनुवांशिकता के जनक कौन है, मेंडल। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग पौधे पर किया हुआ था। कौन से पौधे पर किया हुआ था, मटर कुल के पौधों पर किया हुआ था, जो अभी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे कि किस प्रकार का उन्होंने प्रयोग किया हुआ था। जीव विज्ञान के अनुसार अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी निःशक्त अंड में संभाव्यतः उपस्थित विशिष्ट गुणों का योग ही आनुवांशिकता है। ये जो परिभाषा दी गई है वो जीव विज्ञान के अनुसार दी गई है, या साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि वंशानुक्रम का अर्थ जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान। इस प्रकार से यदि माता पिता बुद्धिमान हैं तो बच्चे भी क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे। अगर माता पिता बुद्धिमान हैं और उनके बच्चे भी बुद्धिमान हैं तो ये किस प्रकार के लक्षण कहलाएंगे, वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट होता है, माता पिता बुद्धिमान हैं जबकि बच्चे कम बुद्धिमान हैं या फिर थोड़ा मंद बुद्धि के हैं, मूढ़ टाइप के हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये विभिन्नता कहलाती है, जो कहीं कहीं देखी जाती है, बहुत कुछ केसेज में सामने आती है। आगे आनुवांशिकता के हम सिद्धांतों की बात करेंगे तो आनुवांशिकता के सिद्धांत दिए हैं मेंडल ने। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं, आपको अच्छे से समझना है। मेंडल ने आनुवांशिकता के संबंध में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन्होंने सबसे पहला जो सिद्धांत दिया है वो है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है इनका पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो नियम है इनका वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पहले जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम पढ़ देते हैं, फिर उसको डिटेल से समझाएंगे कि इन नियमों के अंतर्गत उन्होंने क्या प्रयोग किया और क्या निष्कर्ष निकाले। तो पहला जो नियम है आनुवंशिकता का जो मेंडल द्वारा दिया गया वो कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम या प्रभाविकता का नियम। इसको हम प्रभाविता का नियम भी बोलते हैं। अब प्रभाविता का नियम क्या है पहले हम समझ लें क्या लिखा हुआ है। प्रथम नियम के अनुसार मेंडल ने बताया कि किसी जीव की आनुवंशिकता उसके परिजनों यानी माता पिता की जनन द्वारा होती है। इसका प्रयोग इन्होंने मटर के पौधे पर किया था। यदि कोई 2 कारक हों और अगर वो दोनों समान ना हों तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर आसानी से प्रभावी हो जाएगा। इसे प्रभाविकता का नियम भी कहते हैं। इसमें अगर एक गुण प्रकट होता है तो उसके दूसरे गुण दिखाई नहीं देते। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं जो कि मेंडल ने किया हुआ था प्रयोग। जब हम एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का संलग्न करवाते हैं, संलग्न मतलब कि संकरण या क्रॉस कराना, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहलाता है। तो जब संलग्न करवाते हैं तो पहली पीढ़ी के पौधे समानुगी लंबे पाए गए और इसे प्रभावी माना गया, जबकि बौने पौधे को अप्रभावी माना गया। तो ये नियम क्या है अब हम इसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पर
पहला जो नियम दिया गया है मेंडल द्वारा, इसको क्या बोला जाता है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम या प्रभाविकता का नियम भी बोलते हैं। किसके द्वारा दिया गया? मेंडल के द्वारा दिया गया। इसमें इन्होंने ये बात कही कि जब संकरण कराया जाता है, संकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस। ये क्या कहलाता है? क्रॉस को हम क्रॉस चिन्ह से ही दर्शाते हैं, ये क्रॉस का चिन्ह होता है। जब विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, एक समान जाति में दो प्रकार के युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, तो इनको मिलाकर एक नई पीढ़ी विकसित की जाती है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाकर उनकी संतति उत्पन्न की जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? संकरण बोला जाता है, या इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस। तो जैसे अगर जीव जंतु या फिर मनुष्य हैं तो उसमें दो प्रकार के गैमेट्स या युग्मक पाए जाते हैं, एक नर युग्मक और मादा युग्मक। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? संकरण या क्रॉस। इसी प्रकार से पौधों में दो अलग अलग प्रकार के लक्षण वाले कारकों को मिलाया जाता है और उनसे एक नई पीढ़ी विकसित की जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? संकरण या फिर क्रॉस। तो जो मेंडल थे, इन्होंने पौधों में सबसे पहले किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? मटर कुल के पौधों पर। मटर कुल के पौधों पर प्रयोग करने का इनका अर्थ इसलिए भी है क्योंकि मटर कुल का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है, मतलब कि इसका जीवन चक्र छोटा होता है और ये आसानी से परागण कर लेता है, तो प्रयोग में थोड़ा आसानी रहती है। इस वजह से इन्होंने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना। अब क्या किया गया? मटर कुल के इन्होंने 2 प्रकार के पौधों को लिया। एक तो लंबे पौधे, मटर कुल के 2 प्रकार के पौधों को इन्होंने लिया। एक लंबा पौधा, मटर कुल के 2 प्रकार के पौधों को इन्होंने लिया, एक है लंबा पौधा और एक बौना पौधा। इनके बीच इन्होंने क्या कराया? क्रॉस कराया, यानी कि इनके जो कारक हैं इनको मिलाया गया और इन कारकों को मिलाने से एक नया पौधा विकसित किया गया। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? संकरण। और संकरण को हम इस क्रॉस चिन्ह से दर्शाते हैं। क्रॉस से हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये चिन्ह लगा दिया, मतलब कि क्रॉस कराया जा रहा है। किसमें? लंबे पौधे में और बौने पौधे में। लंबे पौधे को इन्होंने दर्शाया कैपिटल टी से। 2 बार कैपिटल टी लिखा हुआ है, मतलब 2 कारक लिए गए हैं। कारक को हम एलील्स भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और बौने पौधे को यहाँ पर स्मॉल टी से इन्होंने दर्शाया। ध्यान से समझना है। अब इनका संकरण कराया गया जब, तो यहाँ का हमने ये टी ले लिया एक और यहाँ का स्मॉल टी ले लिया। कैपिटल टी का मतलब है लंबा पौधा वाला कारक और स्मॉल टी का मतलब है बौने पौधा वाला कारक। जब इनका संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो इन दोनों को क्या किया गया? मिलाया गया। मिलाया गया तो यहाँ का कैपिटल टी आएगा और यहाँ का स्मॉल टी आएगा। मतलब कि ये जो पौधा उत्पन्न हुआ है, इसको इन्होंने चेक किया तो ये लंबा पौधा था मटर का। किस प्रकार का पौधा था? लंबा पौधा था। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब इन्होंने मटर कुल के पौधों पर अपना प्रयोग किया, लंबे पौधे और बौने पौधे में संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी, इसको हम F1 पीढ़ी बोल सकते हैं। F1 पीढ़ी कौन कहलाती है? पहली पीढ़ी। यानी कि जब पहली बार संकरण कराया जाता है तो जो नई संतति या नया पौधा उत्पन्न होता है पहली पीढ़ी में, उस पीढ़ी को क्या बोला जाता है? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में जो विकसित हुआ है पौधा, उसका दोबारा हम संकरण कराते हैं, तो जो दूसरी पीढ़ी में पौधा उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है? F2 पीढ़ी। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो F1 पीढ़ी यानी कि पहली पीढ़ी में जब इन्होंने लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उनको किस प्रकार का कारक मिला? एक मिला कैपिटल टी जो कि लंबे पौधे का था और एक मिला स्मॉल टी जो कि बौने पौधे का था। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी नाम से ये जो पौधा विकसित हुआ वो लंबा पौधा था मटर कुल का। इन्होंने जब चेक किया प्रयोग करने के बाद और पौधा विकसित हुआ तो किस प्रकार का पौधा था? लंबा पौधा था। यानी कि किसका प्रभाव रहा? लंबे पौधे का प्रभाव रहा। तो जिस कारक का प्रभाव रहता है उसको बोला जाता है प्रभावी कारक। क्या बोला जाता है? प्रभावी। कैपिटल टी प्रभावी रहा। जबकि जिसका प्रभाव नहीं होता है, यानी कि बौना पौधा लिया गया था संकरण के समय, परंतु जो F1 पीढ़ी में नया पौधा प्राप्त हुआ वो किस प्रकार का पौधा था? लंबा पौधा। यानी कि जो बौना पौधा लिया गया था उसका जो स्मॉल टी वाला कारक था वो क्या हुआ? अप्रभावी। उसका प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अप्रभावी। तो जब एक
जाति के दो अलग अलग प्रकार के लक्षण वाले पौधों का संकरण कराया जाता है, तो उसमें से जब F1 पीढ़ी में नया पौधा विकसित होता है तो एक प्रभावी होता है जबकि दूसरा प्रभावी नहीं होता है। तो इस नियम को क्या बोला जाता है? प्रभाविता का नियम। अब आप समझ गए होंगे कि मेंडल का ये जो पहला नियम है वो प्रभाविता का नियम क्यों कहलाता है। सीधी सी बात यह है कि इसमें क्या होता है कि एक लक्षण वाले पौधे का प्रभाव दिखता है जबकि दूसरे लक्षण वाले पौधे का प्रभाव नहीं दिखता है। जो नया पीढ़ी का पौधा प्राप्त हुआ है वो लंबा पौधा है, यानी कि लंबे पौधे प्रभावी रहे जबकि बौना पौधा अप्रभावी रहा। तो जब इस प्रकार की प्रोसेस होती है कि लंबा या बौना पौधा लिया जाता है और एक प्रभावी रहता है दूसरा प्रभावी नहीं रहता है, तो इस प्रकार से जो नियम की उत्पत्ति होती है उसे बोला जाता है मेंडल की प्रभाविता का नियम। तो F1 पीढ़ी में कौन प्रभावी रहा? लंबा पौधा। मटर का किस प्रकार का पौधा प्राप्त हुआ? लंबा पौधा। ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हुआ कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम या प्रभाविकता का नियम। अब जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है? विसंयोजन का नियम, या इसको हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, पृथक्करण का नियम। और एक और नाम है इसका शुद्धता का नियम। तो 3 नामों से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अभी जो हमने पौधा प्राप्त किया वो पहली पीढ़ी का पौधा था, यानी कि F1 पीढ़ी का। जब इस पौधे का इसी पौधे से संकरण कराया जाता है, यानी कि स्वपरागण, 2 प्रकार से परागण होता है। जब एक पौधे के एक पुष्प उसी पौधे के दूसरे पुष्प के साथ परागण करते हैं तो इसको बोला जाता है स्वपरागण। और जब एक पौधे के पुष्प दूसरे पौधे के पुष्प के साथ परागण करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? परपरागण। तो अभी F1 पीढ़ी में जो हमें पौधा प्राप्त हुआ कुछ इस तरह से, कैपिटल T स्मॉल t लंबा पौधा प्राप्त हुआ, इसका इसी पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो F2 यानी कि दूसरी पीढ़ी में हमें ये जो प्रभावी और अप्रभावी गुण अलग अलग मिल गए थे, उनमें से एक प्रभावी रहा था दूसरा अप्रभावी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि प्रभावी अलग हो जाएगा और अप्रभावी अलग, और दोनों प्रकार के हमें पौधे प्राप्त होंगे। अब चूंकि ये दोनों गुण अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इस नियम को क्या बोला जाता है? पृथक्करण का नियम। चलिए हम समझ लेते हैं इसको रोस्टर के माध्यम से। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर F1 पीढ़ी में आपको कौन सा पौधा प्राप्त हुआ था? लंबा पौधा, मटर का लंबा पौधा जो था कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये लंबा पौधा आपको F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था। F1 पीढ़ी में जब इसका इसी पौधे से संकरण कराया जाए, मतलब कि कैपिटल T स्मॉल t और F1 पीढ़ी के ही पौधे से संकरण कराया जाए तो इसको स्वपरागण बोला जाता है, क्योंकि उसी प्रकार के पुष्प या पौधे से परागण कराया जा रहा है। तो जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको हम 2 अलग अलग जगह लिख लेते हैं, कैपिटल T को अलग और स्मॉल t को अलग। यहाँ भी कैपिटल T को अलग और स्मॉल t को अलग। और जब ये वाला T इस वाले T के साथ मिलता है तो कैपिटल T आएगा और कैपिटल T आएगा। जब ये वाला T इस वाले T के साथ मिलता है तो ये आएगा एक बार कैपिटल T और एक बार स्मॉल t। यहाँ कैपिटल T अगर दोनों बार आता है तो इसका मतलब है लंबा पौधा। किस प्रकार का पौधा? लंबा पौधा। और कैपिटल T के साथ स्मॉल t आता है तो भी उसका मतलब क्या है? लंबा पौधा, क्योंकि F1 पीढ़ी में आपको इसी तरह का कारक मिला हुआ था, कैपिटल T स्मॉल t, तो उसमें कैसा पौधा था? लंबा पौधा। तो ये भी किस प्रकार का होगा? लंबा पौधा। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, जब हम स्मॉल t के साथ इस कैपिटल T को लेंगे तो कैपिटल T और स्मॉल t मिलेगा, यानी कि ये भी किस प्रकार का पौधा होगा? लंबा पौधा, लंबा पौधा। लेकिन जब स्मॉल t से ये स्मॉल t मिल जाएगा तो स्मॉल t यानी कि यहाँ पर एक बौना पौधा प्राप्त होगा। किस प्रकार का पौधा प्राप्त होगा? बौना। यानी कि 4 कंडीशन होती हैं। इस पीढ़ी को बोला जाता है F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। F2 पीढ़ी में 4 कंडीशन मिली, 4 प्रकार के पौधे निर्मित हुए। 3 कंडीशन ऐसी रही जिनमें लंबे पौधे प्राप्त हुए और चौथी कंडीशन में बौना पौधा प्राप्त हुआ, यानी कि 3:1। 4 में से 3 कंडीशन में लंबा पौधा और 1 कंडीशन में बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो F2 पीढ़ी में प्रभावी गुण अलग हो गए। प्रभावी गुण वाले जो F1 पीढ़ी में थे वो क्या थे? लंबा पौधा। तो लंबे पौधे 3 जगह प्राप्त हुए, तो ये प्रभावी वाले पौधे अलग हो गए, प्रभावी गुण वाले, और अप्रभावी वाला एक पौधा जो बौना पौधा है वो अलग होगा, अलग हो गया। तो F1 पीढ़ी में दोनों गुण मिल जाते थे, प्रभावी और अप्रभावी गुण। उनमें से एक प्रभावी रहता था
जैसे कि लंबा पौधा प्रभावी था, बौने का अप्रभावी हो गया था, लेकिन यहाँ पर बौना भी प्रभावी है और वो अलग एक पौधा निर्मित कर रहा है, और जो प्रभावी हैं लंबे पौधे वो 3 पौधे निर्मित कर रहे हैं। तो प्रभावी वाले अलग हो गए हैं पौधे और अप्रभावी वाला अलग। तो जब इस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं ये F2 पीढ़ी में गुण, तो इस नियम को क्या बोला जाता है? मेंडल का पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या फिर शुद्धता का नियम। जोड़ा बनने के बाद हम इसे युग्मनज भी कह सकते हैं। एलील, एलील यानी कि कारक, जो हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया था, इनको कारक बोला जाता है या इंग्लिश में कहते हैं एलील। तो एलील के सदस्य अलग हो जाते हैं, इसे हम शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसमें जोड़े अलग होकर दूसरे युग्मों में चले जाते हैं। चलिए इसे भी ये उदाहरण से समझ लेते हैं। पहली पीढ़ी में लंबे पौधे में जब स्वनिषेचन यानी कि स्वपरागण कराया जाता है, दूसरी पीढ़ी के युग्म में संकरण हो जाता है, अलग पौधे वाले लक्षण प्राप्त होते हैं। और किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में, मतलब कि 3 पौधे लंबे मटर के होंगे और 1 पौधा बौना पौधा होगा मटर का। तो दोनों गुण अलग अलग हो गए। तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि अभी तो केवल एक प्रकार के लक्षणों के बीच संकरण कराया जा रहा था। किस प्रकार के लक्षण थे? एक तो पौधे का लंबा होना और एक पौधे का बौना होना। केवल एक लक्षण में ही संकरण कराया जा रहा था। अगर इस प्रकार का संकरण कराया जाए, इस प्रकार से नई जाति उत्पन्न की जाए कि 2 प्रकार के लक्षणों के भी संकरण कराया जाए, तो इस प्रकार जो नई जाति उत्पन्न होती है वो अपनी पूर्वज से बिल्कुल यानी कि भिन्न होती है, स्वतंत्र होती है। इसलिए इस नियम को क्या बोला जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जैसे कि अब मेंडल ने जो प्रयोग किया उसमें 2 प्रकार के लक्षणों के भी संकरण कराया। एक तो पौधे का लंबा और बौना होना, और एक उनमें जो मटर है उसका कलर, एक में हरा है मटर का कलर और एक में पीला कलर है मटर का। ठीक है, तो 2 प्रकार के गुणों को लेकर उन्होंने संकरण कराया। एक गुण क्या लिया? पौधे का लंबा होना और बौना होना। दूसरा गुण क्या लिया? उसकी जो मटर है उसका हरा होना, दूसरा या फिर पीला होना। तो जब 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो जो नई पीढ़ी यानी कि नया पौधा उत्पन्न होता है वो अपने पूर्वज पौधों से बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, भिन्न होता है। इसलिए इस नियम को क्या बोला जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम को द्विसंकर का प्रयोग भी कहा जाता है। द्विसंकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि 2 प्रकार के लक्षण दिए गए हैं। इस नियम के अनुसार 2 जोड़ी विप्रयासी पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है। इसमें गोलाकार और पीले मटर के बीज तथा झुर्रीदार बीज वाले मटर के बीच संकरण कराया जाता है। इसमें सभी पौधे पीले और गोल आकार के मिलते हैं। आनुवांशिक का प्रयोग पालतू पशुओं, कृषि पौधों आदि के रूप में किया जाता है। इस नियम में पौधे संकरित किए जाते हैं। मेंडल ने जब इसका प्रयोग मटर के बीज में किया तो पाया कि इसमें नई पीढ़ी है। जिस प्रकार माता पिता के गुण उनके बच्चों में आते हैं, उसी प्रकार उन्होंने पाया कि मटर का संकरण होता है। अनेक वैज्ञानिकों ने बताया कि आनुवांशिक अध्ययन जटिल नहीं है। इसका मुख्य कारण यह पाया गया कि एक शिशु को पैदा होने में 9 महीने लग जाते हैं और उसका विकास करने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं। पीढ़ियों के अध्ययन के लिए कम से कम 100 साल से 200 साल लग जाते हैं। इंसानों के जैव रासायनिक का अध्ययन पहली बार लंदन में किया गया था। अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक वह विज्ञान है जिसमें आनुवांशिक के जीवों और उनकी उत्पत्ति को विकसित होने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये थोड़ा इसका डिटेल एनालिसिस था। अभी हमने संकरण को पौधों के माध्यम से समझा है। अब हम जीवों में संकरण को समझ लेते हैं, किस प्रकार से क्रॉस होता है। जीवों में 2 प्रकार के युग्मक होते हैं। नर में नर युग्मक पाया जाता है जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु या स्पर्म। और मादा युग्मक में अंडाणु होते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्स। अब जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उसमें 22 जोड़े समान गुणसूत्र होते हैं, 23वां जोड़ा भिन्न होता है। तो शुक्राणु के समय जब निषेचन होता है या क्रॉस होता है तो नर में किस प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, नर में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक्स वाई, 23वां जोड़ा जो होता है। और मादा में क्या होता है? एक्स एक्स। तो जब इनका संकरण होता है तो अगर एक्स एक्स से मिल जाता है यानी कि नर युग्मक का एक्स मादा युग्मक के एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स यानी कि पुत्री होगी। एक्स एक्स का मतलब होता है पुत्री। और वाई वाला इस पहले वाले एक्स से मिल जाता है तो ये होगा एक्स वाई यानी कि पुत्र। एक्स वाई अगर आता है गुणसूत्र तो क्या होता है? पुत्र।
अब यदि नर का एक्स मिल जाए और मादा का ये वाला एक्स मिल जाए तो भी एक्स एक्स यानी कि क्या होगी, पुत्री। और अगर नर का वाई गुणसूत्र मिल जाए और मादा का ये वाला एक्स मिल जाए तो एक्स वाई यानी कि पुत्र, एक्स वाई यानी कि पुत्र। तो आप समझ गए होंगे संकरण किस तरह से होता है। यहाँ पर दो कंडीशंस में पुत्री आया हुआ है और दो कंडीशंस में पुत्र आया हुआ है, मतलब 50-50 चांसेस होते हैं पुत्र होने के या फिर पुत्री होने के। तो ये जंतुओं में संकरण को हमने समझा, निषेचन को समझा है। अब इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? देखिए ऊपर जो हमने डिस्कशन किया हुआ था वो प्राचीन समय में आनुवांशिकी के जनक का किया हुआ था जो कि मेंडल थे, लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की तो वो कौन है? डब्ल्यू वैटसन। जी हाँ, डब्ल्यू वैटसन आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स के जो पिता हैं वो डब्ल्यू वैटसन हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो जीन क्या कहलाता है? गुणसूत्र के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण पहुंचते हैं, तो गुणसूत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और जीन को जब हम बहुवचन में बोलते हैं तो जीन्स बोल सकते हैं। तो जीन्स ही वो चीज़ है जिसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण संतानों में पहुंचते हैं। तो जीन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? ये जो प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने किया था सबसे पहले। किसने? जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिकता का पिता। तो यहाँ पर हमारा उत्तर मेंडल ही होगा, क्योंकि आनुवांशिकता केवल लिखा हुआ है। तो आनुवांशिकता का पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल, जो कि कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो ये आप आराम से बता सकते हैं कि किस पौधे का चुनाव किया? मटर कुल के पौधे का चुनाव किया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जैव विकास के संबंध में एक वाद का प्रतिपादन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए जैव विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के अवधारणाएं विकसित की गई। डार्विन द्वारा जो अवधारणा दी गई उसको डार्विनवाद बोलते हैं, मेंडल द्वारा जो दी गई उसको मेंडलवाद बोलते हैं, और लेमार्क द्वारा जो अवधारणा प्रस्तुत की गई उसको लेमार्कवाद बोलते हैं। तो सबसे पहले जो अवधारणा विकसित की वो किसने की? लेमार्क ने, और इसको क्या बोला जाता है? लेमार्कवाद। तो ध्यान रखना है आपको। इसके बाद डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? देखिए जब भी डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ में या जीन में अचानक से परिवर्तन होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का अर्थ होता है अचानक से परिवर्तन होना, और अचानक से किस चीज़ में परिवर्तन होना? डीएनए में, डीएनए में या फिर जीन में, जीन में या फिर डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो कि केंद्रक में पाया जाता है। तो अगर डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जीन। अगर इनमें अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? ह्यूगो डी व्रिज ने किया हुआ था। आपको अच्छे से याद रखना है। जीन का प्रारंभिक नाम क्या है? देखिए जीन का प्रारंभिक नाम है एलील, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं कारक। जैसे कि अभी हमने अध्ययन किया था कि कैपिटल टी किसको दर्शा रहा था? लंबे पौधे को, और स्मॉल टी किसको दर्शा रहा था? बौने पौधे को। तो ये क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो जीन का प्रारंभिक नाम क्या होता है? कारक या फिर एलील। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी की संततियां कैसी थीं? तो अभी F1 पीढ़ी में हमें किस प्रकार की संतान प्राप्त हुई थी? पौधों की, मटर कुल के पौधों की, लंबी। तो प्रथम पीढ़ी की संततियां क्या थी? लंबी थी। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक। तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि मेंडल हैं जो आनुवांशिकी के जनक हैं। आनुवांशिकी का प्रथम नियम, आनुवांशिकी के 3 नियम दिए गए हैं मेंडल द्वारा। उसमें प्रथम नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम, ये प्रथम नियम है। ये पृथक्करण का नियम दूसरा नियम है, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तीसरा नियम है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। देखिए वंशानुगत लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंच रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स। अगर बाकी ऑप्शंस की हम बात करें तो जीन क्या कहलाता है? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम जीन बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उत्परिवर्तन, जीन में जो अचानक परिवर्तन आ जाता है या डीएनए में जो अचानक परिवर्तन आ जाता है जिस कारण से जो माता पिता होते हैं
संतान उन माता पिता से भिन्न हो जाती है, उस संतान में भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन। जबकि रूपांतरण अलग चीज़ है। जेनेटिक्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है आनुवांशिकी के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये आप बता सकते हैं, ग्रेगर मेंडल। ये जो है वो आनुवांशिकी के जनक के रूप में या पिता के रूप में जाने जाते हैं। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? म्यूटेशन। अभी अभी हमने बताया हुआ था कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया है? ह्यूगो डीब्रिज। विकल्प में है क्या, देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ह्यूगो डीब्रिज ने सबसे पहले उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? तो देखिए, ये बता दें हम आपको कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि जब माता पिता की संतान केवल F1 पीढ़ी में प्रमुख चित्र दिखाते हैं, यानी कि माता पिता की संतान जो है F1 पीढ़ी में उसके गुण को प्रदर्शित करती है, तो इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रभाविता के नियम में जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे वो F1 पीढ़ी में हो रहे थे। अगर हम बात करें F2 पीढ़ी की, तो पृथक्करण का जो नियम था वहाँ पर F2 पीढ़ी आती है। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसको क्या बोला जाता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। जीन में अचानक जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण से जो संतान है वो माता पिता से भिन्न हो जाती है, तो इस परिवर्तन को क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ह्यूगो डीब्रिज ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा ग्रेगर मेंडल अपने प्रयोग के लिए क्रॉस नस्ल का लेकर आए थे? तो कौन सा पौधा लेकर आए थे? मटर कुल का पौधा लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आनुवांशिकी विज्ञान की मूल इकाई खाली स्थान है, कौन है? देखिए, मूल इकाई पूछा गया है, तो आनुवांशिकी की मूल इकाई क्या होगी? जीन। क्या होगी? जीन, क्योंकि सबसे छोटी इकाई जीन है। कोशिका होती है, कोशिका में पाया जाता है केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है, जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करती है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? मीठा मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर या फिर उपरोक्त सभी? तो उन्होंने उद्यान मटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये आप बता सकते हैं, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी बोलते हैं इसको हम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, मटर की फली को हरा रंग कैसा लक्षण है? मटर की फली का हरा रंग जो है वो प्रभावी रंग था, इन्होंने जो प्रयोग किया था। तो किस प्रकार का ये लक्षण था? प्रभावी लक्षण था। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज यहीं पर संपन्न होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगले टॉपिक पर हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।